नमस्कार बच्चों। आज मैं आपको पाठ 12 डॉक्टर के शब्द पढ़ाने जा रही हूँ। तो जो डॉक्टर के शब्द है बेटा, ये आर के नारायण जी द्वारा लिखित है। तो सबसे पहले हम आर के नारायण जी के बारे में जान लेते हैं। बेटा, आर के नारायण जी का जो जन्म है वो 10 अक्टूबर सन 1906 में हुआ था और इनका पूरा नाम रासीपुरम कृष्णा स्वामी अय्यर नारायण स्वामी था। जो इनके पिता थे वो तमिल अध्यापक थे और इनकी एक रचना मालगुडी डेज विश्वविख्यात है, यानी संसार में प्रसिद्ध है। उपन्यास तथा कहानी विधा को इन्होंने ज़्यादा अपनाया है और इनके जो लेखन होते थे वो अधिकतर अंग्रेजी भाषा में ही होते थे, यानी इन्होंने जो अपना लेखन कार्य किया है वो अंग्रेजी भाषा में किया है। और इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड और पद्म भूषण से भी अलंकृत किया गया है। और इनका जो देहावसान है, जो इनकी मृत्यु है, वो 13 मई सन 2001 में हो गई थी। तो आर के नारायण जी द्वारा लिखित ये अध्याय हमारा बच्चों, इसमें क्या कहा गया है कि जो डॉक्टर के जो शब्द होते हैं वो मरीज़ के लिए बहुत महत्व रखते हैं। देखो बेटा, जो उम्मीद होती है, जो आशा होती है, उस पर हमारा पूरा जीवन निर्भर करता है। यानी अगर उम्मीद ना हो, हमें आशा ना हो किसी चीज़ की, तो जीवन कब का ख़त्म हो जाए। उम्मीद पर ही जीवन टिका हुआ होता है। देखो, अगर हम बात करें, आज हम दुखी हैं, हम क्या सोचते हैं कि आज दुखी हैं, कोई दिक्कत नहीं हो, ये दुख कल जाएगा, कभी सुख भी आएगा, इस तरह की उम्मीदें होती हैं। लेकिन इसके अलावा एक मरीज़ और डॉक्टर का जो रिश्ता होता है, एक मरीज़ बीमार है, उसके पास थोड़े दिन का समय होता है और अगर उसे ये बता दिया जाए कि भाई आप की मृत्यु निश्चित है या आपके पास समय जो है बहुत कम है, 2 महीने, 4 महीने, 15 दिन, अगर इस तरह की बात डॉक्टर जो है मरीज़ को बोल दे, तो वो उससे पहले ही मर जाएगा। मर जाए इससे मतलब कि वो रोज़ रोज़ मरने लगेगा, ये सोचकर कि मेरे जो जीवन है वो बहुत कम है। तो इसी लेसन में ये बताया गया है कि किस तरह से एक डॉक्टर के सांत्वना भरे शब्द, दिलासा भरे शब्द किस तरह से एक मरीज़ को उसकी मृत्यु के पास से उसे वापस ले आते हैं। एक जो दिल का मरीज़ है और जिसकी मृत्यु अंत बहुत नज़दीक है और डॉक्टर को ये पता है, लेकिन फिर भी वो पहली बार डॉक्टर रमन नाम के जो इसमें हैं हमारा कैरेक्टर, तो वो इसमें एक मरीज़ को झूठ बोल देते हैं कि भाई तुम्हें कुछ नहीं होगा, आप ठीक हो। पहली बार वो झूठ बोलते हैं और उनका वो झूठ, उनकी वो तसल्ली, उनकी वो उम्मीद उसको कैसे एक नया जीवन दे देती है, इसी के बारे में बेटा इस लेसन में बताया गया है। तो पाठबोध, श्री आर के नारायण जी द्वारा प्रस्तुत कहानी में डॉक्टर और मरीजों के परस्पर आचार विचारों का अनूठा विवेचन चित्रित किया गया है। कहानी का कथानक भावपूर्ण लेखन शैली के कारण इतना रोचक बन पड़ा है जिससे पाठक आरंभ से अंत तक बंध जाता है। अर्थात इसको जब पाठक पढ़ना शुरू करता है तो वो इससे ऐसा जुड़ जाता है कि इसको समाप्त करके ही हटता है, आरंभ से लेकर अंत तक जुड़ जाता है। डॉक्टर रमन के पास मरीज बीमारी के आखिरी दिनों में ही आते थे। वे अक्सर चिल्लाते, तुम एक दिन पहले क्यों नहीं आ सकते थे। इसका कारण यह भी साफ था, डॉक्टर की बड़ी फीस, और इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह थी कि कोई यह नहीं मानना चाहता था कि आखिरी समय आ गया है। कोई यह मानना ही नहीं चाहता था कि मैं मर रहा हूँ और कोई मरना भी नहीं चाहता है, सच्चाई ये है। और डॉक्टर रमन के पास जाना चाहिए आखिरी समय, और डॉक्टर रमन जैसे एक दूसरे से मिलजुल गए थे। इस कारण वे उनसे डरने भी लगे थे। डरने क्यों लगे थे? क्योंकि वो स्पष्ट बोल देते थे। अगर उन्हें लगता था कि इसका जीवन जो है बच सकता है तो वो स्पष्ट बोल देते थे, अगर नहीं बचता था तो वो स्पष्ट कह देते थे। वो इधर उधर की बातें नहीं करते थे। निर्णय तुरंत करना होता था, तब कोई हिला हवाले का मतलब क्या होता है? टाल मटोल या बहानेबाजी करना या चालबाजी काम नहीं आती थी। बहुत समय से डॉक्टरी करने के कारण उनमें एक तुर्स स्पष्टवादिता भी आ गई थी। तुर्स स्पष्टवादिता
एक कठोरता के साथ स्पष्ट कहना, किसी बात को कठोरता के साथ स्पष्ट कह देने वाली बात भी आ गई थी। इस कारण उनकी राय की कद्र की जाती थी क्योंकि उन्हें पता था कि जो भी वो कह देंगे वही सच है। वो एकदम स्पष्ट बोलते थे। अब वे राय देने वाले डॉक्टर मात्र न रहकर फैसला सुनाने वाले जज भी बन गए थे। उनके शब्दों पर मरीज की ज़िंदगी निर्भर रहने लगी थी। लेकिन डॉक्टर साहब इस सब से परेशान नहीं होते थे। वे नहीं मानते थे कि मीठे शब्द बोलकर ज़िंदगी बचाई जा सकती है। वे नहीं सोचते थे कि झूठ बोलना, दिलासा देना उनका कर्तव्य है, जबकि प्रकृति कुछ ही घंटों में फैसला सुना देगी। वो क्या सोचते थे कि मैं अभी मरीज को बोल दूं कि नहीं तुम ठीक हो जाओगे, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम ठीक हो, स्वस्थ हो। लेकिन क्या होगा, प्रकृति थोड़ी देर में अपना जो है फैसला सुना देगी। मतलब वो थोड़ी देर में जाने वाला है, लेकिन मैं उसको कह दूं कि नहीं तुम ठीक हो जाओगे, तो उसको वो अपना कर्तव्य नहीं मानते थे। लेकिन जब भी उन्हें उम्मीद की कोई जरा सी भी किरण नजर आती तो वे कमर कसकर मैदान में उतर पड़ते और चाहे जितने घंटे या दिन लग जाएं, वे सब कुछ भूलकर मरीज को यमराज के पंजे से छुड़ा लाने में प्रयत्न करते थे। छुड़ा लाने में का प्रयत्न में लग जाते थे या प्रयत्न करते थे। आज एक मरीज को सिराने खड़े उन्हें खुद को दिलासा देने वाले ऐसे लोगों की जरूरत महसूस हो रही थी जो झूठ बोलकर भी उन्हें ढांढस बंधा सके। रुमाल निकालकर उन्होंने माथे से पसीना पोंछा और मरीज के पास चुपचाप कुर्सी पर बैठ गए। बिस्तर पर उनका जिगरी दोस्त गोपाल निढाल पड़ा था। उनकी दोस्ती 40 साल पुरानी थी, जो किंडरगार्टन स्कूल से शुरू हुई थी। अब परिवार और काम धंधे की बातों को लेकर उनका मिलना जुलना काफ़ी कम हो गया था, पर प्यार में कोई भी कमी नहीं आई थी। इतवार के दिन शाम को अक्सर गोपाल उनके पास पहुंच जाता और अस्पताल के एक कोने में चुपचाप बैठा प्रतीक्षा करता रहता कि डॉक्टर साहब कब खाली होते हैं। फिर दोनों साथ खाना खाते, फिल्म भी देखते और देश दुनिया की जमकर बातें करते। यह उनकी स्थायी मित्रता थी और इनमें वक्त और हालात का कोई भी असर नहीं पड़ा था। तो कैसी दोस्ती थी उनकी? 40 साल पुरानी थी और दूर रहते हुए भी और कभी कभी मिलने पर भी या रोज़ मिलने पर या कभी कभी मिलने पर भी उसका उस पर कोई असर नहीं पड़ता था। उनकी मित्रता स्थायी थी। अपनी व्यस्तता के कारण डॉक्टर रमन ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि गोपाल पिछले 3 महीनों से उनसे मिलने नहीं आया था। एक दिन सुबह जब उन्होंने मरीजों से भरे अस्पताल की एक बेंच पर उसके बेटे को इंतजार करते देखा, तब उन्हें याद आया। क्या याद आया? कि अरे गोपाल तो काफ़ी दिनों से मिलने नहीं आया। फिर भी वे घंटे भर तक उससे बात करने का वक्त नहीं निकाल सके। इसके बाद जब वे ऑपरेशन रूम जाने के लिए उठे तो उसके पास जाकर बोले, क्यों आए हो बेटे? लड़का झेंपता हुआ धीरे से बोला, माँ ने भेजा है। क्या बात है? ये बात क्या है? पापा बीमार हैं। आज ऑपरेशन करने का दिन था और 3 बजे तक वे फुर्सत नहीं पा सके। इसके बाद वे तुरंत लोली एक्सटेंशन में स्थित मित्र के घर के लिए चल पड़े। गोपाल बिस्तर पर पड़ा सो रहा था। डॉक्टर साहब उसके सिराने जा खड़े हुए पत्नी से पूछा, यह कब से बीमार है? 1.5 महीना हो गया डॉक्टर साहब। किसका इलाज चल रहा है? एक पड़ोस के डॉक्टर का। हर तीसरे दिन आते हैं और दवा देते हैं। नाम क्या है उनका? राजेश। यह नाम उन्होंने कभी नहीं सुना था। बोले, इसे मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे तो कुछ बताना था। तुमने खुद क्यों खबर नहीं की? हमने सोचा आप व्यस्त होंगे और व्यर्थ में आपको परेशान करना होगा, पत्नी ने बड़ी दयनीयता से कहा। वह काफ़ी परेशान नजर आ रही थी। डॉक्टर समझ गया अब गंवाने लायक वक्त नहीं बचा है। उन्होंने कोट उतारा और बक्सा खोला, इंजेक्शन ट्यूब निकाली, सुई खोलते हुए पानी में रख दी। पत्नी उन्हें यह सब करते देखकर और भी परेशान होने लगी और सवाल पूछने लगी। अब सवाल मत पूछो, डॉक्टर ने जोर से कहा। वो थोड़े से कठोर थे, इसलिए उन्होंने तुरंत कहा कि अब सवाल मत करो। क्यों? पहले ही तुम बहुत लेट हो चुके हो, तुमने पहले से खबर नहीं दी, तो अब सवाल मत करो।
उसने बच्चों पर नज़र डाली जो खोलते पानी में सुई को उछलते देख रहे थे। वे बोले, बड़े लड़के को यही रहने दो, बाकी सबको किसी और कमरे में भेज दो। मरीज की बाह में इंजेक्शन लगाकर वे कुर्सी पर बैठ गए और घंटे भर उसे देखते रहे। मरीज शांत पड़ा था। डॉक्टर के चेहरे पर पसीना निकल आया और थकान से आंखें मूंदने लगी। मरीज की पत्नी कोने में खड़ी चुपचाप सब देख रही थी। फिर धीरे से बोली, आपके लिए कॉफ़ी बनाऊं? नहीं। हालांकि भूख से वे बेहाल हो उठे थे। उन्होंने दोपहर का खाना भी नहीं खाया था। थोड़ी देर बाद वे उठे, बोले, मैं बहुत जल्द लौट आऊँगा, इन्हें बिल्कुल मत छोड़ना। मतलब बिल्कुल भी इनको अकेले मत छोड़ना, मैं जल्दी ही लौट आऊँगा। थैला उठाया और बाहर खड़ी कार में जा बैठे। 15 मिनट में वे वापस आ गए। साथ में एक नर्स और सहायक भी थे। पत्नी से बोले, मैं एक ऑपरेशन करूँगा। क्यों, क्या हुआ? पत्नी ने घबराकर पूछा। बाद में बताऊँगा, अभी तुम लड़के को यहाँ छोड़ दो और पड़ोसी के घर चली जाओ, और जब तक मैं बुलाऊँ नहीं वापस मत आना। पत्नी बेहोश होकर जमीन पर गिरने को हुई, लेकिन नर्स ने उसे संभाल लिया और बाहर जाने में मदद की। रात को करीब 8 बजे मरीज ने आंखें खोली और बिस्तर पर धीरे से हिला। सहायक बहुत खुश हुआ और कहने लगा, अब ये जरूर ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर ने भावहीन आंखों से, भावहीन जिसमें कोई भाव ना हो, कोई आशा ना हो, निराशा ही निराशा भरी हो, आंखों से उसे देखा और धीरे से कहा, इसे ठीक करने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, लेकिन इसके दिल का क्या करूँ, या इसके दिल का क्या होगा? नाड़ी में तो सुधार हुआ है, ठीक है, लेकिन इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ऐसे मामलों में शुरू में हल्का सुधार दिखाई देता है, लेकिन वह टिकता नहीं है। कभी कभी हमें क्या लगता है बच्चों कि जैसे कोई मरीज़ है, कोई बीमार है, तो एकदम से उसकी स्थिति कैसी लगती है कि जैसे वो बिल्कुल ठीक हो गया है, सुधार है, अब लगता है कि हो जाएगा, लेकिन स्थिति तुरंत से बिगड़ जाती है। तो उसी को डॉक्टर कह रहे हैं कि हल्का सुधार दिखाई देता है, लेकिन वो टिकता नहीं है, वह झूठा साबित होता है। फिर थोड़ी देर सोचते रहकर बोले, अगर नाड़ी सवेरे 8 बजे तक चलती रहती है तो यह अगले 40 बरस तक चलती रहेगी, लेकिन मुझे शक है कि रात को 2 बजे के बाद भी यह इसी तरह चलती रहेगी। इसके बाद उन्होंने सहायक को वापस भेज दिया और मरीज के पास बैठ गए। 11 बजे के करीब मरीज ने फिर आंखें खोली, डॉक्टर की ओर देखकर मुस्कुराया। उसमें हल्का सुधार हुआ था और उसने कुछ खाना भी खाया। घर भर में चैन और खुशी की लहर दौड़ गई। सब डॉक्टर के पास आ खड़े हुए और कृतज्ञता प्रकट करने लगे। कृतज्ञता प्रकट मतलब उनका शुक्रिया अदा करने लगे, एहसान मानने लगे, लेकिन वे चुप बैठे मरीज की ओर देखते रहे। लगता था कि वे किसी की बात सुन नहीं रहे हैं। पत्नी पूछने लगी, अब ये खतरे से बाहर हैं? बिना सिर घुमाए उन्होंने कहा, इन्हें हर 40 मिनट बाद ग्लूकोज और ब्रांडी देती रहो, 2 चम्मच काफ़ी होगी। पत्नी रसोई घर में चली गई। वह बेचैन हो रही थी। वह चाहती थी कि जो भी सच्चाई हो, अच्छी या बुरी, उसे पता चल जाए। डॉक्टर साहब कुछ स्पष्ट क्यों नहीं बता रहे? दुविधा उसके लिए असह्य होती जा रही थी। शायद वे मरीज के ही सामने कुछ न कहना चाहते हों। वो सब ये बातें सब सोच रही थी कि शायद अपने दोस्त के सामने या मरीज के सामने, गोपाल के सामने वो कुछ ना कहना चाहते हों। इसलिए रसोई के दरवाजे से उसने उन्हें इशारे से बुलाया। वे चले गए तो उसने पूछा, अब ये कैसे हैं, बस तो जाएंगे? डॉक्टर ने होठ काटे और जमीन की ओर देखते हुए धीरे से कहा, अपने पर काबू रखो, इस वक्त कोई सवाल मत करो। भय से पत्नी की आंखें फैल गई। उसने उनके हाथ कसकर पकड़ लिए और कहने लगी, मुझे सच बता दीजिए, इस वक्त मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। डॉक्टर ने, किसने कहा? डॉक्टर ने, कि इस वक्त मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। यह कहकर वे कुर्सी पर जाकर फिर बैठ गई। वो बात क्यों नहीं करना चाहते थे बच्चों? क्योंकि अगर उन्होंने कुछ भी शब्द बोल दिए तो उसका प्रभाव जो है वो मरीज पर पड़ता। अगर वो कह देते कि नहीं, इसका दिल कमज़ोर है और ये जो है ज़्यादा समय इसके पास नहीं है, तो क्या होता कि वो
जो भी समय उसका था उससे पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। मैंने भी आपको बताया कि उम्मीद पर ही दुनिया कायम है, उम्मीद पर ही जीवन है हमारा। अगर हमारी उम्मीद ही टूट जाती है तो हमारा जीवन भी खत्म हो जाता है। तो ठीक उसी प्रकार वे कुछ कहना नहीं चाहते थे। पत्नी ने चीख कर रोना शुरू कर दिया। आवाज़ सुनकर मरीज ने चौंक कर आंखें खोली और देखने लगा कि क्या बात है। डॉक्टर साहब फिर उठे, रसोई की ओर गए, दरवाज़ा बाहर से बंद कर कुंडी चढ़ा दी, जिससे आवाज़ बाहर निकलने से रुक गई। वे फिर कुर्सी पर आकर बैठे तो मरीज ने धीरे से पूछा, क्या आवाज़ थी? कोई रो रहा था क्या? डॉक्टर ने कहा, तुम अपने पर जोर मत डालो, बात मत करो, सोने की कोशिश करो। मरीज ने फिर पूछा, क्या मैं जा रहा हूँ? मुझसे मत छिपाओ। डॉक्टर ने अस्पष्ट सी कुछ ध्वनि की और कुर्सी पर बैठे रहे। उनके जीवन में ऐसी स्थिति कभी नहीं आई थी। लीपापोती उनके स्वभाव में नहीं थी। मैंने आपको पहले बताया बच्चों, लीपापोती उनके स्वभाव में नहीं थी। वे जो भी बोलते थे स्पष्ट बोलते थे, लेकिन यहाँ जो मरीज़ था वो उनका जिगरी दोस्त था। तो यहाँ वो खुद एक कश्मकश में फंसे हुए थे। ना तो वो सच बता रहे थे और ना ही वो कुछ भी शब्द बोल पा रहे थे। क्यों? क्योंकि जो दोस्त मरीज़ था वो उनका दोस्त था। लीपापोती उनके स्वभाव में ही नहीं थी, इस कारण लोग उनके शब्दों को बहुत महत्व देते थे। उन्होंने मरीज की तरफ एक नज़र डाली। उसने इशारे से उन्हें पास बुलाया और धीरे से कहने लगा, मैं जानता हूँ कि मैं और कितना जीऊँगा। मुझे वसीयत पर दस्तखत करना है। वह तैयार रखी है, पत्नी से कहो उसे उठा लाए, तुम गवाह के दस्तखत कर देना। डॉक्टर बोला, इस वक्त अपने पर दबाव मत डालो, शांत रहने की कोशिश करो। लेकिन यह कहते हुए वे स्वयं को मूर्ख महसूस कर रहे थे। उन्हें पता था बच्चों कि ये जाने वाला है, लेकिन फिर भी उसको दिलासा दे रहे थे और खुद को ही मूर्ख महसूस कर रहे थे कि मैं इसको झूठी तसल्ली क्यों दे रहा हूँ, ये सब क्यों कह रहा हूँ। सोचने लगे कितना अच्छा हो मैं इस सब से बचकर किसी ऐसी जगह चला जाऊँ जहाँ मुझसे कोई सवाल ना पूछा जा सके। मरीज ने अपने कमज़ोर हाथों से डॉक्टर की कलाई फिर से पकड़ ली और जोर देकर कहने लगा, राम, यह मेरा सौभाग्य है कि इस वक्त तुम यहाँ मेरे पास हो। मैं तुम्हारे शब्दों पर विश्वास कर सकता हूँ। मैं जायदाद का मामला सुलझा कर जाना चाहता हूँ, नहीं तो मेरे बाद पत्नी और बच्चों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तुम्हें सूबिया और उसके परिवार की जानकारी है। वक्त रहते मुझे दस्तखत कर लेने दो। बताओ, ठीक है? लेकिन जरा ठहरो, डॉक्टर ने उत्तर दिया। फिर वे उठे और बाहर अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गए। सोचने लगे। घड़ी देखी, आधी रात हो चुकी थी। वसीयत पर दस्तखत होने हैं तो 2 घंटे में हो जाना चाहिए, नहीं तो क्या? उनको पता था कि ये कभी भी जा सकते हैं दुनिया से। वे संपत्ति के बारे में जिम्मेदार नहीं होना चाहते थे। घर की समस्याओं का उन्हें अच्छी तरह ज्ञान था और सूबिया तथा उसके लोगों को भी उन्हें सही जानकारी थी। लेकिन इस वक्त वे क्या कर सकते थे? अगर वे वसीयत पर दस्तखत करने की सुविधा उसे दे देते तो यह उसकी मौत का परवाना भी हो सकता था। अगर डॉक्टर साहब कह देते गोपाल को कि हाँ आप दस्तखत कर दो, तो इसका मतलब वो मान जाता कि मेरी मृत्यु निश्चित है। लेकिन वो इसलिए इस बात को नहीं कह पाए कि कहीं गोपाल उसको सच न मान बैठे, और क्योंकि उसका दिल कमज़ोर है तो वो उसका उस पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन क्योंकि इसके कारण जीवित रहने की उसकी कोशिश एकदम ख़त्म हो जाएगी। जैसे ही डॉक्टर उनको कहता है कि आप साइन कर दीजिए, तो एकदम से उनकी जो भी उनकी आशा थी, जो भी उनकी उम्मीद थी, वो टूट जाएगी। वे गाड़ी से निकले और घर की ओर चल पड़े। फिर कुर्सी पर जाकर बैठ गए। मरीज बराबर उनको देखे जा रहा था। डॉक्टर ने खुद से कहा, अगर मेरे शब्द इसे बचा सकते हैं तो इसे मरना नहीं चाहिए। वसीयत की फिर क्यों ज़रूरत है? वे बोले, सुनो गोपाल, यह पहली दफ़ा वे अपने मरीज के सामने नाटक करने जा रहे थे, झूठ बोलकर। यानी मैंने अभी पहले आपको बताया था कि वे बहुत ही तुर्स स्पष्टवादी, मतलब कठोरता के साथ सत्य बोलने वाले तुर्स स्पष्टवादी थे। यानी एकदम से सच बोल देते थे, कभी भी वो लीपापोती
नहीं करते थे, हिला हवाली यानी टाल मटोल बहानेबाजी नहीं करते थे, लेकिन पहली बार वो मरीज के सामने झूठ बोलने जा रहे थे। झूठ बोलकर जीवन जीने की उसकी इच्छा जगाने, यानी मरीज के सामने नाटक करने जा रहे थे, झूठ बोलकर जीवन जीने की उसकी इच्छा जगाने। मरीज के ऊपर झुककर वे जरा ज़्यादा जोर देकर बोले, तुम वसीयत की फिक्र मत करो, तुम जियोगे, तुम्हारा दिल बहुत मजबूत है। यह सुनते ही मरीज के चेहरे पर चमक आ गई। संतोष की सांस भरकर उसने कहा, तुम कह रहे हो यह? तुम्हारे मुंह से निकली बात जरूर सच होगी। डॉक्टर ने कहा, हाँ, मैं कह रहा हूँ, तुम हर क्षण ठीक हो रहे हो। अब सो जाओ, गहरी नींद में सो जाओ, मन से सब परेशानी निकाल दो, मैं सवेरे तुमसे मिलने आऊँगा। मरीज ने कृतज्ञ भाव से डॉक्टर की ओर देखा और फिर आंखें बंद कर ली। डॉक्टर ने अपना बैग उठाया और धीरे से दरवाज़ा बंद करके बाहर निकल गए। घर जाते हुए रास्ते में वह अस्पताल में रुके, सहायक को बुलाया और बोले, तुम लोली एक्सटेंशन वाले मरीज के पास चले जाओ, दवा की एक ट्यूब साथ ले जाना, अब किसी भी क्षण वह जा सकता है। देखा कैसे मरीज को सांत्वना दे के आए, दिलासा दे के आए, तसल्ली दे के आए कि तुम जियोगे, लेकिन सहायक को बता दिया कि वो किसी भी समय जा सकता है। कष्ट ज़्यादा हो तो यह ट्यूब दे देना, जल्दी करो, जाओ। दूसरे दिन 10 बजे वह फिर वहाँ पहुँचे। कार से निकलते ही मरीज के कमरे की ओर तेजी से गए। मरीज जाग रहा था और ठीक दिख रहा था। सहायक ने बताया कि नब्ज सही चल रही है। उसने स्टेथोस्कोप मरीज के दिल पर रखा, कुछ देर सुना और पत्नी से बोला, देवी, अब खुश हो जाओ, तुम्हारा पति 90 साल तक जिंदा रहेगा। अस्पताल लौटते हुए सहायक ने डॉक्टर से पूछा, सर, क्या वे जीवित रहेंगे? अब मैं शर्त लगाकर कह सकता हूँ कि गोपाल 90 साल तक जिंदा रहेगा, लेकिन मेरे लिए हमेशा यह पहेली बनी रहेगी कि वह यह हमला कैसे झेल गया। तो देखा बच्चों कि कैसे डॉक्टर के झूठे शब्द ने एक मरीज को मौत के मुंह से निकाल कर कैसे एक नया जीवन दे दिया। तो इसीलिए कहते हैं बेटा कि अगर किसी को हम झूठी तसल्ली भी दे दें तो उसे एक उम्मीद जाग जाती है और उसके जीवन का कोई एक उद्देश्य मिल जाता है, एक दिशा मिल जाती है। तो ऐसे ही डॉक्टर के शब्दों का मरीज के जीवन में बहुत महत्व होता है। तो ये हमारा लेसन था बेटा। अब आगे हम इसके आपको शब्दार्थ और श्रुति लेख कराएंगे, आप इसको अच्छे से समझें। ओके, धन्यवाद।